डिस्कस कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गतिकी, जिसमें आज हमने डेरिवेशन करनी है शून्य कोटि की, जीरो ऑर्डर की, प्रथम कोटि फर्स्ट ऑर्डर, और उसके बाद द्वितीय कोटि सेकंड ऑर्डर। तो पैरेलल ही चलाएंगे अपने इनको, क्योंकि सेम ही डेरिवेशन होती है सारों की, है ना। सिर्फ समाकलन का अंतर रहता है, इंटीग्रेशन का डिफरेंस यहाँ रहता है। समाकलन जो जो हम यूज़ करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे पास जो समाकलन रहेगा, एक समाकलन आता है 1.dx, 1.dx, या ओनली इसको dx भी लिख सकते हैं, ओनली dx। 1.dx या dx का समाकलन जो होता है ये होता है x। ये नोट कर लें आप अलग से, 1.dx या dx का जो समाकलन होता है ये x होता है। 1.dx या dx बोल दें सीधा, इसका जो समाकलन सोल्व करते हैं हम लोग, x सोल्व करते हैं। उसके बाद एक आता है 1/x डॉट dx, 1/x डॉट dx, या हम इसको लिख सकते हैं dx/x, dx/x, 1.dx या dx का x, dx/x या 1/x डॉट dx, इसका समाकलन आता है नेचुरल लॉग x, या आप बोल सकते हैं log बेस ex, log बेस ex, log बेस ex, 1/x डॉट dx या dx/x का नेचुरल log x, या log बेस e भी बोल सकते हैं आप इसको, बेस वैल्यू e होती है log की, log ex। एक होता है, अब आगे सारे जो आएंगे ना, एक तो 1.dx का ध्यान रखना x होता है, एक 1/x डॉट dx का नेचुरल log x होता है। आगे जितने भी आएंगे, जैसे ये आ गया x की पावर 1 डॉट dx, यानी x डॉट dx, x की पावर 1 ही हो गया ये। इसका कैसे करते हैं, जो पावर होती है पावर, उसमें एक ऐड कर देते हैं, जितनी पावर, x की पावर n लिख देता हूं मैं यहाँ, चाहे वो पावर 1 हो, चाहे वो पावर 2 हो, चाहे वो पावर 3 हो, कितनी भी हो, ठीक है। x की पावर n लिख दिया कॉमन अपने। तो जितनी भी पावर है x की, उसमें एक ऐड कर देते हैं, यानी पावर n+1 हो जाती है, x की पावर n+1। और बट्टे में जो नई पावर बनी है, यानी कि n+1 जो बना है, यही इसके डिवाइडेशन में आ जाता है, n+1। तो x की पावर n डॉट dx का क्या करेंगे हम लोग, इसकी पावर में एक ऐड कर देंगे, और नई पावर जो बनी है n+1, उसी का डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो x की पावर n डॉट dx का क्या बनता है, x की पावर n+1/n+1। जैसे एग्जांपल देखो, अब x की पावर 1 डॉट dx है, इसका क्या करोगे अपने आप बताओ, क्या समाकलन आएगा इसका, x की पावर 1 डॉट dx का। x²/2, बहुत बढ़िया, है ना। कैसे, x की पावर 1 है, तो इसमें आप एक ऐड करेंगे, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, बट्टे में जो नई पावर बनी है वही लगाएंगे, 1/1, तो क्या बनेगा, x²/2। जितने मर्जी कर लें अब आप लोग। जैसे अब मान लो x की पावर 3 डॉट dx का समाकलन करें अपने, अब क्विकली पता लगना चाहिए x की पावर 3 डॉट dx का क्या आएगा बताओ, x की पावर 4/4, पावर में एक जोड़ना ही तो है बस, समझ आ गई बात। x की पावर 3 है ना, तो क्या बनेगा, इसमें एक ऐड कर देंगे, 3 में एक ऐड किया 4, और पावर को ही डिवाइड करना है ना, x की पावर 4/4, ये समाकलन बन जाते हैं हमारे पास। इतने ही समाकलन हमने यूज करने होते हैं, 1 2 3। तो 1 डॉट dx का समाकलन x,
1/x डॉट डी एक्स का समाकलन नेचुरल log x और x की पावर n डॉट डी एक्स का समाकलन कैसे करेंगे, पावर में एक ऐड करेंगे यानी x की पावर n+1 और n+1 को ही डिवाइड कर देंगे, जो पावर होगी उसी को ही डिवाइडेशन में लेके जाते हैं। क्लियर। तो ये समाकलन हमारे पास रहने हैं, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, ये सारे यहीं से निकलने हैं सारे ऑर्डर। तो अब हम लोग चलते हैं जीरो ऑर्डर की ओर, शून्य कोटि की अभिक्रिया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये समझ आ गई तो सारी समझ आ गई। हालांकि मैं इसका डायरेक्ट आंसर दे सकता हूँ आपको, है ना, मैं बहुत इजी तरीके से आपको डायरेक्ट भी आंसर दे सकता हूँ, लेकिन डायरेक्ट आंसर मैं बिल्कुल लास्ट में बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि बीच में ग्राफ बनते हैं इसके, और आजकल ग्राफ के क्वेश्चन जो है वो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ग्राफ के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स के अंदर, तो हमें फिर ग्राफ बीच में से चाहिए इसके, तो इसलिए हम पूरा करेंगे इसको, ठीक है। शून्य कोटि, कोटि कहाँ लिखते हैं पहले तो ये बताओ, ऑर्डर कहाँ लिखा जाता है ये बताओ, ऑर्डर कहाँ लिखा जाता है, पावर, किसकी पावर में, सांद्रता की पावर में ना, सांद्रता की पावर में। तो हम लोग रेट लो लगाएंगे हर जगह। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, माना अभिकारक बदला है उत्पाद में, तो हमने क्या लिखा है, माना रिएक्टेंट बदला है प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट बदला है प्रोडक्ट में, अभिकारक बदला है उत्पाद में। तो मैंने मान लिया प्रारंभ में सांद्रता, इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन स्मॉल ए, स्मॉल ए इनिशियल कंसंट्रेशन मान ली इसकी, स्मॉल ए। स्टार्टिंग में प्रोडक्ट कितने होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं क्या स्टार्टिंग में अपने पास, नहीं होते, है ना, प्रोडक्ट नहीं होते। तो लेट जो प्रोडक्ट हैं वो जीरो ही होंगे, कॉमन सी बात है ना, इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट ए है, प्रोडक्ट जीरो होगा स्टार्टिंग में। एट टी टाइम, टी समय पर कंसंट्रेशन, तो अपने क्या माना कि जितने रिएक्टेंट अपने लिए थे, कितने रिएक्टेंट लिए थे, स्मॉल ए, स्मॉल ए, इसका एक्स पार्ट हमने रिएक्शन में यूज कर लिया, स्मॉल ए मैंने लिया था जिसमें से एक्स मैंने रिएक्शन में यूज कर लिया, तो रिमेनिंग कितना रहा बताओ, ए माइनस एक्स, है ना, कॉमन सी बात है। अगर मैं 100 ग्राम चीनी लाया और उसमें से मैंने 20 ग्राम यूज कर ली तो 80 ग्राम ही बचेगी बाकी मेरे पास, ठीक है। तो हमने ये माना कि इसका एक्स पार्ट हमने यूज कर लिया है, तो ये रिमेनिंग कितना रहा, ए माइनस एक्स, और जो यूज किया वो कहाँ गया, जो यूज किया वो कहाँ गया, प्रोडक्ट बन गया, है ना, प्रोडक्ट बन गया, तो प्रोडक्ट एक्स हो गया, ठीक है। तो इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की मान ली स्मॉल है, टी टाइम पर हमने मान लिया कि रिएक्टेंट का जो एक्स पार्ट था वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर गया, यानी जो रिएक्टेंट का पार्ट रिमेनिंग रहा वो ए माइनस एक्स रहा, तो यानी जो एक्स पार्ट इसका डिसोशिएट हुआ, वियोजित हुआ, रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो हमने एक्स पार्ट माना है, पार्टिसिपेट किया है, तो प्रोडक्ट बन गया एक्स। क्लियर। अब रेट लो लगाना है, रेट लो, रेट लो क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू रेट लो, वेग नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू रेट लो, वेग नियम क्या कहता है, वेग नियम किसी भी अभिक्रिया का जो वेग होता है, जो रेट होता है, वो अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। लेकिन अभी हमने अभिकारक सिर्फ आर लिया है, तो मैंने लिखा है किसी भी अभिक्रिया का जो वेग है वो अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती है। अब वापिस बताओ, कोटि कहाँ लिखी जाती है, कोटि सांद्रता की पावर में, है ना, सांद्रता की पावर में। अभी कोटि शून्य है तो सांद्रता की पावर 0 कर देंगे। क्लियर। वेग समानुपाती अभिकारकों की सांद्रता की पावर 0, 0 कहां से आया, कोटि, कोटि 0 है, कोटि 0 है ना। अब प्रथम कोटि में क्या करेंगे, देखो वेग नियम ही लगाएंगे, वेग नियम से क्या कहता है, वेग नियम बताओ, अकॉर्डिंग टू रेट लो क्या कहता है, रेट लो कि वेग जो है वो अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती है। अब कोटि प्रथम है, ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर है, तो पावर क्या करेंगे, पावर 1 कर देंगे। सेम चीज चलनी है, बस
शून्य कोटि है तो विकारकों की सांद्रता की पावर 0 रखोगे, प्रथम कोटि है तो विकारकों की सांद्रता की पावर 1 रखोगे, और वहीं जब हम द्वितीय कोटि करेंगे तो क्या लिखोगे बताओ, वेग नियम से। क्या लिखेंगे बताओ वेग नियम से, वेग समानुपाती अभिकारकों की सांद्रता, पावर कितनी करें, 2, पावर 2, क्योंकि इस बार कोटि 2 है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है तो पावर 2 हो गई। 3 होती तो पावर 3 कर देते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो वेग समानुपाती, अभी शून्य कोटि की ओर चल रहे हैं हम लोग, वेग समानुपाती आर की पावर 0, समानुपाती का निशान हटाते हैं तो के लगाते हैं, के नियतांक कांस्टेंट लगता है, और वेग क्या होता है, वेग सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। तो कितना परिवर्तन हुआ है सांद्रता में, देखो आप प्रारंभ में सांद्रता आपने ए मानी थी, टी टाइम पर आपने कंसंट्रेशन ए माइनस एक्स हो गई अपनी, तो कितना चेंज आया बताओ, कितना चेंज आया। शुरू में ए थी, फिर ए माइनस एक्स होगी, ये 0 थी, एक्स होगी, कितने का चेंज आ रहा है देखो आप, एक्स का है ना, एक्स का शुरू में ए था, हमने कहा एक्स खर्च हो गया तो एक्स का ही तो चेंज आएगा, है ना। तो क्या बनेगा वेग, dx बटे dt, dx बटे dt, समानुपाती का निशान हटाएंगे, कांस्टेंट लग जाएगा के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे, कांस्टेंट लग जाएगा, r की पावर 0, r की पावर 0 की वैल्यू, r की पावर 0 की वैल्यू 1, तो क्या बना dx बटे dt बराबर के, dx बटे dt बराबर के। अब आप देखें क्या करेंगे हम लोग, dt इधर ले जाएंगे के वाली साइड, dt के वाली साइड ले जाएंगे तो क्या बनेगा, dx बराबर के dt, dx बराबर के dt, जो बट्टे में dt है वो के वाली साइड चला जाएगा, dx बराबर के dt। अब ये मान ली हमने समीकरण 1, समीकरण 1 का समाकलन करने पर इंटीग्रेशन, इक्वेशन 1 का इंटीग्रेशन करना है आपने, तो समाकलन dx बराबर समाकलन के dt, समाकलन dx बराबर समाकलन के dt, dx का समाकलन क्या आएगा, dx का समाकलन x, dx का समाकलन x बराबर के का के ही आ जाएगा, क्योंकि समाकलन जो है, अब देखिए इंटीग्रेशन जो है ना वो t के संदर्भ में किया जाना है, t के रिस्पेक्ट किया जाना है ना, dt लिखा हुआ है। तो आप देखिए क्या इसके शुरू में t लिखा है, क्या ये t लिखा है, क्या ये t नहीं लिखा ना, k लिखा है ये, तो इसका dt से कोई लेना देना नहीं है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट के बाहर ले आएंगे, अंदर बचेगा ओनली dt या 1 डॉट dt, समझ गए। क्योंकि समाकलन हम कैसे करें, देखो हमने लिखा था समाकलन 1 डॉट dx, फिर लिखा था समाकलन 1 अपॉन x डॉट dx, यानी ये dx है ना, तो समाकलन x का ही किया जा सकता है, चाहे वो 1 अपॉन x हो चाहे x हो, है ना। k का समाकलन x के साथ मैच नहीं करेगा, क्लियर। dx लिखा है ना, तो मतलब समाकलन x के संदर्भ में किया जाना है, x के रिफरेंस में किया जाना है। तो अभी x था नहीं, तो k को हम बाहर ले गए, तो क्या बचा 1 डॉट dt। अब 1 डॉट dt का समाकलन बताओ क्या आएगा, 1 डॉट dt का, t, क्योंकि 1 डॉट dx का x था, 1 डॉट dx का x था, तो 1 डॉट dt का क्या होगा बताओ, समझ आई बात ना। 1 डॉट dx का x है तो 1 डॉट dt का क्या बनेगा, t बनेगा, क्लियर। तो 1 डॉट dt का समाकलन क्या आ गया, t, तो 1 डॉट dt का समाकलन t, तो k dt। अब वापिस देख लें एक बार, हमारे पास इक्वेशन थी, वेग जो होता है वो सांद्रता के समानुपाती होता है, और क्योंकि कोटि 0 है, 0 ऑर्डर है, तो पावर 0 कर दी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो k लगा दिया, r की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, k ही आ गया यहाँ सीधा,
डी टी इधर ले गए, के डी टी बन गया। अब इसका समाकलन करेंगे, डी एक्स का समाकलन एक्स आ गया, के का के एज इट इज आ जाएगा, और डी टी का समाकलन टी आ गया, डी टी का समाकलन टी आ गया, प्लस यहाँ सी या आई। अब आपकी बुक्स में सी या आई दोनों लिखे हो सकते हैं, कहीं सी कहीं आई। सी क्या है यहाँ, यहाँ सी जो है समाकलन नियतांक का इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। सी जो है ये समाकलन नियतांक है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। क्यों लगता है ये समाकलन नियतांक? कहीं तो ये लगा होता है, कहीं ये नहीं लगा होता। क्यों लगता है ये? हम लोग बुक्स पे पढ़ेंगे ना, कहीं तो समाकलन नियतांक दिया होगा, कहीं नहीं दिया होगा। समाकलन नियतांक हमेशा अनिश्चित समाकलन के लिए लगाया जाता है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए लगाते हैं हम लोग। अनिश्चित समाकलन यानी डेफिनेट नहीं होना चाहिए इंटीग्रेशन, निश्चित नहीं होना चाहिए, यानी जिसमें लिमिट न दी हो उसमें लगता है ये, जिसमें लिमिट न दी हो। जैसे देखो कई बार अपने ऐसे पढ़ते हैं बुक्स में, 0 से टी ऐसे लिखा होता है ना, पढ़ा है ना ऐसे, समाकलन 0 से टी, यहां लिख देता है ऐसे 0 से एक्स, पढ़ा है क्या ऐसा केस? लिमिट दी होती है ना, लिमिट दी होती है। ये जब लिमिट दी होती है ना, तब कभी भी समाकलन नियतांक सी नहीं लगेगा। जब लिमिट दी होगी ना तब नहीं लगता ये, जब लिमिट नहीं दी होगी ना, यानी अनिश्चित समाकलन होगा तभी लगेगा ये। तो अभी हमने क्या लिया था, समाकलन में लिमिट लिखी थी क्या यहाँ? तो इसलिए ये सी लगा है, समाकलन नियतांक लगा है। क्लियर? तो ये बन गई हमारे पास समीकरण 2, समीकरण 2, जिसमें सी समाकलन नियतांक है। अब अपने को सी की वैल्यू निकालने का तरीका क्या रहेगा? देखो हमेशा यही तरीका रहेगा, सी की वैल्यू निकालनी है। सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग? टी बराबर 0 पर, यानी प्रारंभ में, टी बराबर 0 का मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग में, टी बराबर 0 यानी टाइम 0 है, अभी रिएक्शन शुरू नहीं हुई है, यानी हम इस कंडीशन की बात कर रहे हैं, इस कंडीशन की, बिल्कुल प्रारंभ में, ये जहां रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई थी, प्रारंभ में सांद्रता, ये कंडीशन पे हम आ रहे हैं, प्रारंभ में, यानी टी बराबर 0 पर। टी बराबर 0 पर देखो एक्स की वैल्यू क्या है बताओ, टी बराबर 0 पर बिल्कुल स्टार्ट, ये है क्या एक्स की वैल्यू? देखना एक्स की वैल्यू ए है क्या? देखना टी बराबर 0 है, 0 है ना, एक्स है ही नहीं शुरू में, एक्स तो ये रहा, एक्स 0 था, सांद्रता थी वो, तो एक्स की वैल्यू तो 0 ही थी ना, ए माइनस 0 था, ये ए माइनस 0 ए था, यानी कि है ना। तो एक्स की वैल्यू, एक्स क्या था? एक्स, हमने ये माना कि एक्स क्या है, जितनी कंसंट्रेशन हमने यूज कर ली वो एक्स है। तो क्या स्टार्टिंग में हमने कुछ यूज किया था क्या इससे? नहीं किया है ना, तो स्टार्टिंग में एक्स की वैल्यू 0 है। क्लियर? टी बराबर 0 पर, टी बराबर 0 पर एक्स इक्वल टू, टी बराबर 0 पर एक्स इक्वल टू 0, समझ आ गई बात? टी बराबर 0 पर एक्स इक्वल टू 0 होता है। तो समीकरण 2 में, इक्वेशन 2 में इसकी वैल्यू रख दो जो आपने लिखी है, टी बराबर 0 पर एक्स इक्वल टू 0 रखो, टी बराबर 0 पर एक्स इक्वल टू 0 रखो इक्वेशन 2 में। तो एक्स की वैल्यू कितनी है? एक्स की वैल्यू टी इक्वल टू 0 पर एक्स इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू 0 है। कब? जब आपने टी को भी 0 रख दिया है। तो ये के टी था, के टी, तो के टी में मैंने टी को 0 रख दिया, के इंटू 0 प्लस सी, तो मैंने क्या किया, एक्स को 0 रख दिया, टी को भी 0 रख दिया। समझ गए? तो समीकरण 2 में मान रखने पर इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट कर दी, समीकरण 2 से कर दो भले ही, समीकरण 2 से टी बराबर 0 पर एक्स बराबर 0, तो समीकरण 2 से रिजल्ट निकालो। एक्स का मान 0 है, जब कब? जब टी का मान क्या है? 0, तो आप एक्स को भी 0 रखो, रख दिया, टी को भी 0 रखो, रख दिया, तो क्या बनेगा बताओ? सी बताओ क्या आ गया? सी का आंसर क्या आ गया? 0 बराबर 0 प्लस सी, सी का मान क्या आ गया बताओ? सी का मान 0, 0 बराबर सी। सी का मान समीकरण 2 में रखने पर, सी का मान समीकरण 2 में रखने पर, सी की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करो,
सी की वैल्यू पुट करो इक्वेशन 2 में, क्या है सी की वैल्यू, कितनी है ये सी की वैल्यू, 0। तो यहाँ इक्वेशन 2 में 0 पुट कर दो सी को, क्या बनेगा बताओ, सी को x इक्वल टू के टी, एक्स इक्वल टू के टी, देन के इक्वल टू, ये लो, ये 0 ऑर्डर का आंसर आ गया, ये 0 ऑर्डर का आंसर है, के इक्वल टू एक्स अपॉन टी। ठीक है, अभी मैं जो भी लेटेस्ट बुक्स लगी है ना एनसीईआरटी की, उसके आंसर भी क्लियर करूंगा मैं, वो भी क्लियर कर दूंगा आपको कि वो आंसर क्या है। लेकिन अभी अपने जो है हमने जो कॉलेज लेवल पर बुक्स पढ़ी है, उन्हीं बुक्स की डेरिवेशन के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, अब एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ मैं सारी बात को। हमने माना आर कन्वर्ट हुआ है पी में, इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी मान ली रिएक्टेंट की, स्मॉल ए, स्टार्टिंग में प्रोडक्ट होता नहीं, तो ये हमने लिया इनिशियल कंसंट्रेशन एट टी टाइम। टी टाइम पर हमने क्या माना, टी टाइम पर कि इसका एक्स पार्ट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो जब रिएक्टेंट का एक्स पार्ट कन्वर्ट हो गया तो रिएक्टेंट कितने रिमेनिंग रहे, बचे कितने, ए माइनस एक्स, और जो ये एक्स टूटा वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट इक्वल टू एक्स। अब हम कह रहे हैं 0 ऑर्डर, शून्य कोटि, बस रेट लो लगाना है। रेट लो क्या कहता है, रेट जो होता है, वेग जो होता है, वो विकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और ऑर्डर कहाँ लिखी जाती है, ऑर्डर कंसंट्रेशन की पावर में ऑर्डर लिखी जाती है ना। तो क्योंकि 0 ऑर्डर है तो पावर 0 कर दिया। अब रेट क्या है, सांद्रता में परिवर्तन बट्टे परिवर्तन में लगा समय, और सांद्रता में परिवर्तन हुआ एक्स का, यानी dx बट्टे dt, dx बट्टे dt, dx बटे dt, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे क्या आएगा, कांस्टेंट, r की पावर 0 की वैल्यू 1, तो ये हट गया, dt इधर ले जाओ, क्या बन जाएगा, dx बराबर के dt। अब क्या करेंगे, इसका समाकलन, अब इसका समाकलन कर देंगे, dx का समाकलन x, k का k आ गया, dt का समाकलन t, dt का समाकलन t, है ना। और क्योंकि लिमिट नहीं दी इसलिए हमने यहाँ c लगा दिया, कांस्टेंट, समाकलन नियतांक लगा दिया। ठीक है, अब समाकलन नियतांक निकालने का तरीका क्या है, t बराबर 0 पर, ये इक्वेशन नंबर 1 दे दी, ऊपर 2 दी थी क्योंकि इक्वेशन 1 इसको मान लिया था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अभी इसको इक्वेशन 1 दे दिया। ठीक है, तो c की वैल्यू निकालने का तरीका फिक्स रहेगा। क्यों, देखो आप, अगर मैं t को 0 पुट कर दूं, देखो आप, अगर मैं t को 0, माइक ऑफ कर दें अपना, अगर मैं t को 0 पुट करता हूं तो k इंटू 0 सारा 0 हो जाता है, तो c की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास इधर वाली सीधी, c की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगी मेरे को ना। तो c की वैल्यू सोल्व करने का एक ही मेथड होता है कि आप t को 0 पुट कर दें, t को 0 पुट करते ही आपके c के आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो t इक्वल टू 0 एट t इक्वल टू 0, यानी t बराबर 0 पर x इक्वल टू कितना होता है, x इक्वल टू 0, x था ही नहीं, t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0। समीकरण 1 से फ्रॉम इक्वेशन 1 x की वैल्यू 0 पुट करो, t की वैल्यू 0 पुट करो, प्लस c का c आ जाएगा ना। x इक्वल टू 0 है तो मैंने क्या किया, x की जगह 0 पुट कर दिया, t इक्वल टू 0 है तो मैंने क्या किया, के टी में k इंटू 0 यानी t को 0 पुट कर दिया, प्लस c का c आ गया। तो जब हम सोल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, 0 इक्वल टू c, यानी c की वैल्यू 0 आ गई। अब इक्वेशन 1 में यहाँ c की वैल्यू पुट कर दोगे, इक्वेशन 1 में c की वैल्यू पुट कर दोगे, क्या बन जाएगा, इक्वेशन 1 में c की वैल्यू कितनी आई है, c की वैल्यू 0, c की वैल्यू 0 आई है, जो यहाँ इक्वेशन 1 में पुट करनी है c की वैल्यू 0। तो क्या बचेगा, x इक्वल टू के टी प्लस 0, इक्वेशन 1 में पुट कर दिया इसको, है ना। समीकरण 1 में c की वैल्यू पुट कर दी, तो क्या करेंगे, x इक्वल टू के टी प्लस 0, एक्स इक्वल टू के टी, देन k इक्वल टू
एक्स अपॉन टी, ये आ गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का आंसर के का, सॉरी जीरो ऑर्डर का, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए के की वैल्यू आ गई। हो जाएगा सॉल्व। अब चलते हैं फर्स्ट ऑर्डर पे। अब फर्स्ट ऑर्डर भी अपने आप चलेगा, देखना बहुत स्मूथ चलेगा फर्स्ट ऑर्डर भी। अब फर्स्ट ऑर्डर पे चलते हैं हमने, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया में पावर क्या लगाएंगे फर्स्ट ऑर्डर में, पावर एक रहेगी, है ना, फर्स्ट ऑर्डर है तो पावर एक रहेगी, तो वेग आर की पावर एक, आर की पावर एक। अब देखना आप लोग, वेग क्या है, सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, तो क्या बनेगा वेग का सूत्र बताओ, क्या लिखा था हमने, समानुपाती का निशान हटाएंगे, बराबर के कांस्टेंट, है ना। और टी समय पर अभिकारक की सांद्रता बताओ कितनी थी, टी समय पर अभिकारक की सांद्रता, ये पढ़े आपके पास, देखो जी शुरू में ये थी और टी समय पर ये थी, टी समय पर अभिकारक की सांद्रता बताओ कितनी है, टी समय पर अभिकारक की सांद्रता, गौर से देखे बच्चे, अभिकारक ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स, रिएक्टेंट देखना है ना, ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट, तो अगर हम रिएक्टेंट देखते हैं ना, तो रिएक्टेंट ये रहा, ये रहा रिएक्टेंट, है ना, ये रहा ए माइनस एक्स, समझ गए। तो आर की जगह हम ए माइनस एक्स पुट कर देंगे, पता लग गया ना ए माइनस एक्स क्यों आया है ना, क्योंकि वेग ले रहे हैं हम सांद्रता में परिवर्तन बट्टे परिवर्तन में लगा समय, तो जब हम समय की बात ले आए हैं तो समय पर अभिकारक की सांद्रता टी, समय पर अभिकारक की सांद्रता टी टाइम पर रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो ए माइनस एक्स है। अब क्या किया था हमने, डी टी इधर ले गए थे ना, डी टी इधर, यही जीरो ऑर्डर में किया था हमने, डी टी इस साइड ले गए थे, तो ए माइनस एक्स इस साइड ले आना, ए माइनस एक्स इधर ले आना, उसमें ए माइनस एक्स था ही नहीं, उसमें तो आर की पावर जीरो था, वो हट गया था, है ना, तो उसमें ए माइनस एक्स था ही नहीं, तो अब ए माइनस एक्स है तो ए माइनस एक्स इधर ले आना, डी टी उस साइड ले जाना, क्या बनेगा बताओ, क्या बन गया ये, डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स इक्वल टू के डी टी, डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स इक्वल टू के डी टी। अब क्या किया था इसका, समाकलन किया था, इंटीग्रेशन किया था, तो अब इसका समाकलन कर देंगे, इस समीकरण का समाकलन कर देंगे। अब बताओ dx बटे एक्स का समाकलन क्या था, बताओ dx बटे एक्स का समाकलन, नेचुरल लॉग एक्स, है ना, dx बटे एक्स का समाकलन था नेचुरल लॉग एक्स, तो ये है dx अपॉन ए माइनस एक्स, तो इसका समाकलन क्या होगा बताओ, dx अपॉन ए माइनस एक्स का, नेचुरल लॉग ए माइनस एक्स, है ना, सही है। छोटी सी गलती है, यहां माइनस आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि आपने समाकलन x के संदर्भ में किया, है ना, तो x से पहले क्या निशान है, x देखना है आपने, सिर्फ x से पहले क्या निशान है, माइनस का, तो यहां माइनस आएगा, है ना, क्योंकि अगर मान लो dx अपॉन एक्स का नेचुरल लॉग एक्स होता है, अगर dx अपॉन माइनस एक्स होता तो क्या बनता, माइनस नेचुरल लॉग एक्स, सही है, समझ आ गई बात ना। तो भाई dx अपॉन एक्स का क्या था, dx अपॉन एक्स का नेचुरल लॉग एक्स, अगर यहां माइनस होता, यहां माइनस होता तो क्या इधर माइनस नहीं आता क्या, दूसरी साइड नेचुरल लॉग एक्स वाली साइड आता, आता ना। अब आप देखो समाकलन जिसके संदर्भ में कर रहे हो ना, उसका ही साइन देखना होता है हमने, जैसे समाकलन x के संदर्भ में कर रहे हैं तो x से पहले वाला निशान देखेंगे, अगर x से पहले वाला निशान प्लस है तो आंसर भी प्लस में रहेगा, x से पहले निशान माइनस है तो आंसर भी माइनस में आएगा। अब आप देखो हमने समाकलन किया a माइनस एक्स को देखकर ना, a माइनस एक्स को, लेकिन ऊपर अपने पास था dx था, dx है ना, dx है तो समाकलन किसके संदर्भ में किया जाएगा, x के, तो अब इस x से पहले निशान देखो क्या है, क्या निशान x से पहले, प्लस या माइनस,
माइनस, माइनस का साइन है ये रहा, तो यहां भी माइनस आएगा। समझ आई बात या नहीं आई ना? ये आपने वापस करके देखने अपने आप, ठीक है, और बहुत आपको मजा आएगा करने में। माइनस नेचुरल लोग ए माइनस एक्स इक्वल टू के का के ही आ गया, dt का समाकलन, dt का समाकलन क्या था, t, और क्योंकि लिमिट नहीं दी गई इसलिए c भी लगाएंगे, है ना। c क्या है, c समाकलन नियतांक इंटीग्रेशन कांस्टेंट, है ना। ये बन गई अपने पास समीकरण एक, समीकरण एक। अब बताओ समीकरण एक में c का मान कैसे निकालेंगे, c का मान निकालने का तरीका क्या रहेगा बताओ। फिक्स मेथड है, क्या करें, t बराबर 0 पर लिया था ना हमने, t बराबर 0 पर क्या होता है, t बराबर 0 पर x बराबर, t बराबर 0 पर x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू 0, याद आ रहा है ना। यहां देख ले, यहां इस पोजीशन पर ये रहा, यहां से उठाया था हमने सारा कुछ, यहां टाइम 0 है, तो आप देख सकते हैं जो x की वैल्यू है वो 0 है। t बराबर 0 पर x की वैल्यू क्या है, 0 है। t बराबर 0 पर x बराबर 0, शून्य कोटि में भी हम ये कर चुके हैं ना, सारा कुछ वही चल रहा है, सिर्फ समाकलन का फर्क आया क्योंकि यहाँ a माइनस एक्स आ चुका है, तो समाकलन तो समाकलन के हिसाब से ही आएगा। तो t बराबर 0 पर x बराबर 0, समीकरण एक से, अब समीकरण एक में वैल्यू पुट करो, t का मान 0 पुट करो, x का मान भी 0 पुट करो। इस समीकरण में x का मान 0 पुट करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस नेचुरल लोग a माइनस 0, एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दी, इक्वल टू k इंटू 0 प्लस c, और k इंटू 0 की वैल्यू क्या ही रहेगी, k इंटू 0 0, है ना, 0 हो जाएगा। और अब सोल्व करो स्टार्टिंग से, माइनस नेचुरल लोग a माइनस 0 कितना आएगा, a माइनस 0 a बराबर k इंटू 0 0 प्लस सी, तो क्या बन गया, माइनस नेचुरल लोग a बराबर c। तो जो c का मान आया है वो समीकरण एक में रखने पर यहां c का मान रख देंगे, c का मान, c की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करने पर, करो पुट, क्या बनेगा, माइनस नेचुरल लोग a माइनस एक्स इक्वल टू के टी, और c की जो वैल्यू आई माइनस नेचुरल लोग a वो पुट कर दी, ठीक है। c की वैल्यू आई थी माइनस नेचुरल लोग a, तो यहां हमने c की वैल्यू माइनस नेचुरल लोग a पुट कर दी बस, तो क्या बना, माइनस नेचुरल लोग a माइनस एक्स इक्वल टू के टी माइनस नेचुरल लोग a। अब माइनस नेचुरल लोग a का अगर अपने पक्षांतरण करते हैं, अगर अपने इसका पक्षांतरण करके इधर लेके आते हैं इसका, तो क्या बनेगा बताओ, इधर माइनस नेचुरल लोग a है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का नेचुरल लोग a माइनस नेचुरल लोग a माइनस एक्स, तो ये तो माइनस में ही रहेगा ना, वो प्लस हो गया, माइनस नेचुरल लोग a यहाँ लिख दिया हमने प्लस का बना के ना, नेचुरल लोग a माइनस नेचुरल लोग a माइनस एक्स इक्वल टू के टी, नेचुरल लोग a माइनस नेचुरल लोग a माइनस एक्स इक्वल टू के टी। अब बताना आप लोग a माइनस लोग b को कैसे लिखते हैं बताओ, लोग a माइनस लोग b को, लोग a अपॉन b, लोग a माइनस बी, माइनस वाला लोग जो होता है ना वो हमेशा भाग में जाता है, लोग a माइनस लोग b को लोग a बटा b लिखा जाता है, लोग a माइनस लोग b लोग a बटा b होता है। अब वापिस आओ इस पे, ये नेचुरल लोग a प्लस का है और ये माइनस क्या है, माइनस वाला लोग कहाँ जाएगा, माइनस वाला लोग बटे में जाएगा,
तो क्या बनेगा बताओ, नेचुरल लोग ए बटा ए माइनस एक्स। समझ गए, माइनस वाला लोग भाग में चला गया ना, तो नेचुरल लोग ए बटा ए माइनस एक्स बराबर के टी। तो जो टी इधर मल्टीप्लाई में है उसको इधर ले आएंगे तो वो डिवाइड में आ जाएगा, है ना, मल्टीप्लाई में अभी, और साइड चेंज करेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। तो क्या बनेगा, के इक्वल टू 1/t नेचुरल लोग ए अपॉन ए माइनस एक्स। ये लो, ये फर्स्ट ऑर्डर का आंसर आ गया। ये टी इधर डिवाइड में आ गया तो ये बन गया 1/t नेचुरल लोग ए अपॉन ए माइनस एक्स इक्वल टू के, यानी के इक्वल टू 1/t नेचुरल लोग ए अपॉन ए माइनस एक्स। एक बार वापिस देखते हैं कैसे किया हमने। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या लिखेंगे बताओ, वेग यानी रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर कितनी लगाऊं फर्स्ट ऑर्डर के लिए, पावर 1। अब वेग क्या होता है, सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, तो कितनी बदल रहे थे हम, x, तो dx बटे dt वेग बन जाएगा ना। समानुपाती का निशान हटाएंगे तो k, और t समय पर अभिकारक की सांद्रता कितनी थी, याद हो तो t समय पर अभिकारक की सांद्रता कितनी थी, चेक करते हैं अपने। हमने कहा था r a माइनस एक्स, हमने ये माना था r बदला है p में। स्टार्टिंग में इनिशियल कंसंट्रेशन जो हमने ली थी ना वो तो ली थी स्मॉल a, ये 0 थी। टी टाइम पर जो हमने ली थी वो ये माना था कि इसका एक्स पार्ट टूट गया और वो प्रोडक्ट बना गया। तो हम टी टाइम पर ही देखनी है हमारे को, ये नहीं हो कि आप जल्दबाजी में ए पुट कर जाएं तो गलत हो गया आपका काम। टी टाइम पर, क्योंकि आप लोग वेग लिख रहे हैं, रेट लिख रहे हैं, सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, तो यानी आप समय पर आ चुके हैं, ठीक है ना। आपने वेग लिख दिया है, सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, यानी सांद्रता बदल चुकी है और अभिकारक की बदली हुई सांद्रता ही आपको यहाँ लिखनी है। तो शुरू में तो आपने ए ली थी, लेकिन टी समय पर यह सांद्रता कितनी हो गई, ए माइनस एक्स हो गई, तो आपको अभिकारक की सांद्रता यहाँ ए माइनस एक्स पुट करनी है। समझ आ गई बात, क्लियर है? कोई डाउट है तो आप कंसल्ट कर सकते हैं यहां तक। अब क्या करेंगे, अब क्या करें, क्या किया था, अब अभी नहीं किया था समाकलन, क्योंकि x एक तो ये पड़ा, एक ये पड़ा, तो समाकलन कैसे कर देंगे बताओ। हाँ बट्टे में, क्योंकि x x पास में तो लाओ तभी समाकलन होगा, अदरवाइज कैसे समाकलन हो जाएगा ना। तो dt चला गया था इधर, a माइनस एक्स चला गया था इधर, क्या बना था फिर बताओ, dx अपॉन a माइनस एक्स बराबर के dt। अब इसका समाकलन किया था, अब किया था समाकलन, क्योंकि x x जो है वो बिल्कुल सीधे में आ चुके हैं, अब समाकलन हो जाएगा। तो dx बट्टे x का समाकलन नेचुरल लॉग x होता है, तो dx बट्टे a माइनस एक्स का समाकलन नेचुरल लॉग a माइनस एक्स होगा। लेकिन समाकलन x के संदर्भ में किया जा रहा है, इसलिए x से पहले अगर प्लस है तो प्लस में उत्तर आएगा, x से पहले माइनस है तो माइनस में उत्तर आएगा। अभी क्या है, x से पहले, x से पहले माइनस है तो यह माइनस में आएगा, माइनस नेचुरल लॉग a माइनस एक्स इक्वल टू k का k आ गया, dt का समाकलन t हो गया, और क्योंकि लिमिट नहीं दी इसलिए समाकलन नियतांक c भी लगेगा। ये समीकरण 1 बन गई। और समीकरण 1 में c का मान निकालने का एक बिल्कुल सिंपल सा तरीका होता है, क्या, t बराबर 0 पर, t बराबर 0 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी होती है, t बराबर 0 पर 0, x की वैल्यू 0 पुट कर दो, x की वैल्यू 0 पुट करो, t की वैल्यू भी 0 पुट करो, तो जो c की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी माइनस नेचुरल लॉग a, क्योंकि x को 0 पुट कर दोगे तो a माइनस 0 a हो जाएगा, यानी ये माइनस नेचुरल लॉग a बन जाएगा, ये 0 हो ही जाएगा,
यानी c इक्वल टू माइनस नेचुरल लॉग a। अब समीकरण 1 में c का मान रखने पर, समीकरण 1 में c की वैल्यू पुट करने पर, अब जो c की वैल्यू आई है वो इक्वेशन 1 में पुट करो, यहाँ c की वैल्यू पुट करो, क्या बनेगी बताओ, इक्वेशन 1 से रिजल्ट निकालो, क्या बनेगा, माइनस नेचुरल लॉग a माइनस एक्स इक्वल टू के टी। यहाँ प्लस c था इक्वेशन 1 में, और हम लोग c की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या वैल्यू है c की, माइनस नेचुरल लॉग a। क्लियर। अब माइनस नेचुरल लॉग a को इधर ले आओ, प्लस बन जाएगा, तो क्या लिखेंगे इसको, नेचुरल लॉग a माइनस नेचुरल लॉग a माइनस एक्स। तो ये माइनस नेचुरल लॉग a माइनस एक्स तो एज इट इज रह गया, लेकिन ये वाला नेचुरल लॉग a इधर आके प्लस का हो गया, इक्वल टू के टी। अब माइनस वाला लॉग कहां जाता है, माइनस वाला लॉग बटे में, तो कैसे लिखेंगे इसको, नेचुरल लॉग a बटा a माइनस एक्स बराबर के टी। अब अपने को k की वैल्यू चाहिए, k की, तो ये जो t इधर गुना में है ना, वो इधर ले आएंगे तो वो भाग में आ जाएगा, तो क्या बनेगा, k इक्वल टू 1 अपॉन टी नेचुरल लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। अब अगर नेचुरल लॉग को, नेचुरल लॉग क्या होता है, लॉग बेस e, अगर नेचुरल लॉग को लॉग बेस 10 में यानी सिंपल लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 का गुना हो जाता है। अब ये लॉग बेस 10 बन गया, ये बेस 10 है अब, ये है ना, लॉग बेस ई नहीं है ये, अब ये लॉग बेस 10 बन चुका है, यानी सिंपल लॉग बन चुका है, a अपॉन a माइनस एक्स। तो नेचुरल लॉग को सिंपल लॉग में कन्वर्ट करने के लिए, यानी लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 का गुना कर देते हैं। तो नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 का गुना यानी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये अपने पास फर्स्ट ऑर्डर का आंसर आ जाता है, k इक्वल टू 2.303 बटे टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। क्लियर। अब चलते हैं सेकंड ऑर्डर पे, ठीक है, सेकंड ऑर्डर पे सेम ही है। अगर आपको फर्स्ट ऑर्डर समझ आ गया तो आपको जीरो ऑर्डर समझ आ गया तो फर्स्ट भी समझ आ गया है, फर्स्ट समझ आ गया तो सेकंड भी समझ आ गया। सेकंड में पावर कितनी करेंगे बताओ, सेकंड ऑर्डर में 2 करेंगे, है ना। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, तो इसमें क्या लिखेंगे, वेग समानुपाती है अभिकारकों की सांद्रता की स्केयर के, क्योंकि पावर में ऑर्डर लिखा जाता है ना, तो ऑर्डर 2 है तो पावर 2 हो गई। अब वेग बताओ, वेग क्या होगा, वेग अब अपने आप चलेगी, देखना आपको कुछ नहीं करना है। वेग क्या होगा, वेग dx बटे dt, समानुपाती का निशान हटाया के, टी समय पर अभिकारक की सांद्रता कितनी थी बताओ, टी समय पर अभिकारक की सांद्रता a माइनस एक्स की स्केयर हो गया ये, है ना, a माइनस एक्स की स्केयर। अब क्या करेंगे, क्या करें, अब बस dt इधर ले जाएंगे, a माइनस एक्स को बटे में ले आएंगे, क्या बनेगा बताओ, dx अपॉन a माइनस एक्स की स्क्वायर इक्वल टू के डी टी। अब dx अपॉन a माइनस एक्स की स्क्वायर का बताओ समाकलन क्या आएगा, क्या आएगा, 1 अपॉन a माइनस एक्स। कैसे आएगा देखो, ये है dx अपॉन a माइनस एक्स की स्क्वायर, इस a माइनस एक्स की स्क्वायर को ऊपर ले जाओ तो नीचे जो पावर प्लस में है वो ऊपर जाके माइनस में हो जाएगी, तो ये बन जाएगा a माइनस एक्स की पावर माइनस 2 डॉट dx। सही है, a माइनस एक्स की स्क्वायर है, इसको ऊपर ले गए तो a माइनस एक्स की पावर माइनस 2 हो गया। ये समाकलन कर रहे हैं हम लोग। अब आपको मैंने बताया था कि x की पावर n डॉट dx का समाकलन क्या लिखा था हमने, पावर में हमने क्या किया था, एक जोड़ दिया था और जो नई पावर बनी थी उसी से भाग दे दिया था, है ना। अब देखो इसमें पावर माइनस 2 है, इसमें एक जोड़ो, माइनस 2 है इसमें एक जोड़ो, तो एक जोड़ें तो क्या बनेगा, -2 + 1, तो
तो क्या बनेगा बताओ, -2 + 1 -1, -1 का ही हम इसमें भाग देंगे, समझ गए, जो पावर बनती है वही भाग दे देते हैं हम लोग, ठीक है। और क्योंकि समाकलन जो है वो x के संदर्भ में किया गया है, तो x से पहले वाला निशान देखें क्या है बताओ, x से पहले निशान माइनस, तो ये माइनस लगेगा यहाँ, ठीक है, ये समाकलन हो गया इसका, माइनस से माइनस कट गया, ठीक है। क्या बचा बताओ, a माइनस एक्स की पावर -2 + 1 कितना आएगा, -2 + 1 -1। a माइनस एक्स की पावर -1 को कैसे लिखेंगे, 1/a माइनस एक्स, जो पावर ऊपर माइनस में है वो नीचे आके प्लस में हो गई। समझ आई बात, बहुत इजी है ना, एक बार रिपीट कर देता हूं। अपने पास ये है देखो, 1/a माइनस एक्स की स्क्वायर डॉट dx, इसका समाकलन हम करना चाहते हैं, तो इसको ऊपर लेके जाओ पहले, ऐसे नहीं होगा समाकलन, इसको ऊपर ले जाओ, क्या बनेगा, a माइनस एक्स की पावर -2 डॉट dx। अब जब समाकलन करेंगे ना तो इसकी पावर में 1 जोड़ेंगे और जो नई पावर है यानी -2 + 1 वही बटे में लगाएंगे। और क्योंकि समाकलन x को देख के कर रहे हैं तो x से पहले जो निशान है माइनस, तो समाकलन भी माइनस में आएगा। ये अपने पहले प्रथम कोटि में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब ये समाकलन हल हो गया अपने पास, तो -a माइनस एक्स की पावर -1 बटे -1, तो माइनस माइनस कैंसिल, a माइनस एक्स की पावर -1 को कैसे लिखेंगे, 1/a माइनस एक्स। क्लियर, तो ये समाकलन हमने 1/a माइनस एक्स किया है, तो इसका समाकलन कर दिया हमने, तो समाकलन, इसका समाकलन कर दिया, कितना आया इसका समाकलन, 1/a माइनस एक्स। समझ आ गया ना कैसे आया 1/a माइनस एक्स, सोच के एक बार करना है आपने, है ना, क्लास ऑफ होते ही एक बार करके देखना है। इक्वल टू के का के आ गया, dt का समाकलन, dt का समाकलन t आएगा, और क्योंकि लिमिट नहीं दी गई इसलिए c भी आएगा। ये समीकरण नंबर 1। अब c का मान निकालने का तरीका बताओ, c का मान निकालने का तरीका, t बराबर 0 पर फिक्स है, t बराबर 0 पर x इक्वल टू 0, है ना, तो समीकरण 1 से t बराबर 0 पर x बराबर 0, तो समीकरण 1 से मान रखो, समीकरण 1 में t का मान 0 रखो, x का मान भी 0 रखो, तो क्या आएगा, 1/a इक्वल टू c, a माइनस 0 a हो जाएगा, है ना, a माइनस 0 a हो गया, तो 1/a, k इंटू 0, माइक ऑफ कर दें अपना प्लीज, k इंटू 0 0 हो जाएगा, तो c इक्वल टू 1/a, c इक्वल टू 1/a। अब c का मान समीकरण 1 में रखने पर सेम चीजें चलती हैं सारी, c का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब c की वैल्यू पुट करो, यहाँ जो वैल्यू आई है c की वैल्यू यहाँ पुट कर दो इक्वेशन 1 में, तो क्या बनेगा अपने पास, 1/a माइनस एक्स इक्वल टू के टी प्लस 1/a। c की वैल्यू 1/a आई है, वो यहाँ पुट कर दी c की वैल्यू। सेम ही है सारी इक्वेशन, है ना, सिर्फ समाकलन का फर्क तो देखो आएगा ही, जब समाकलन का फर्क आएगा तो उत्तर थोड़े बहुत चेंज होंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/a माइनस एक्स इक्वल टू के टी प्लस 1/a। अब इस 1/a को उस साइड ले जाओ, तो इधर प्लस क्या है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो क्या बनेगा, 1/a माइनस एक्स माइनस 1/a इक्वल टू के टी। अब इसका आप लोग एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आएगा, a इंटू ए माइनस एक्स, है ना, a माइनस एक्स का, और अगर a का एलसीएम लेते हैं तो a इंटू ए माइनस एक्स, क्या बचेगा ऊपर, a माइनस एक्स तो यहाँ है ना, तो a माइनस यहाँ a है, तो यहाँ क्या, a माइनस एक्स इक्वल टू के टी। अब ओपन करो ब्रैकेट, a माइनस a प्लस एक्स, सही है, ये माइनस का हो जाएगा
और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बटे ए इंटू ए माइनस एक्स इक्वल टू के टी। तो ए से ए कैंसिल हो गया क्योंकि ए के प्लस का है, ए के माइनस का है, तो क्या बन गया एक्स अपॉन ए माइनस एक्स इक्वल टू के टी। अब टी को इस साइड ले आओ, इधर गुना में है, इधर आके भाग में आ जाएगा, तो क्या बनेगा बताओ, के बराबर 1/t एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। ये लो, ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन आ गई। समझ आ गया है ना? बहुत इजी है। देखो आप कंपैरिजन करके चलना, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर। क्लास ऑफ होते ही आप लोगों ने अपने आप एक बार क्विकली डेरिवेशन कर लेनी, 10 मिनट लगेंगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा। करना क्या है, वापस देख लो। पहले तो वेग रेट लो लगाना है। जीरो ऑर्डर है तो पावर 0 करोगे, फर्स्ट ऑर्डर है तो पावर 1 करोगे, सेकंड ऑर्डर है तो पावर 2 करोगे। ठीक है, अब वेग की वैल्यू पुट कर दोगे, dx बटे dt, समानुपाती का निशान डालोगे, के लगाओगे। अब यहाँ तो r की पावर 0 है, ये तो 1 हो जाता है। यहाँ विकारक की सांद्रता आएगी तो t समय पर विकारक की सांद्रता a माइनस एक्स है। अब फिक्स है कि dt इधर ले जाओगे, a माइनस एक्स इधर आएगा, उसके बाद इसका समाकलन करोगे। और समाकलन में क्योंकि हम लिमिट नहीं ले रहे हैं इसलिए समाकलन नियतांक c आएगा। और c की वैल्यू निकालने का तरीका एक ही होगा, t बराबर 0 पर x बराबर 0 पुट करोगे, c की वैल्यू आ जाएगी। जो c की वैल्यू आएगी वो ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। समझ आ गई बात? ओके।